नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस के कारण विश्व ही नहीं बल्कि भारत में भी भारत की रफ्तार भी काफ़ी हद तक थम सी गई है। अगर बात खासतौर पर भारत की जाए तो नोवेल कोरोना वायरस के कारण जो स्थितियां पैदा हुई हैं उन्होंने आर्थिक रूप से भी हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए, पूरे देश के लिए आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज का ऐलान किया जो कि 20 लाख करोड़ का था। उसके बाद हमने देखा किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी इस पैकेज का 5 चरणों में विवरण दिया। अगर हम बात करें भारत की आर्थिकी की रीढ़ यानी कि कृषि को इस राहत पैकेज से आने वाले दिनों में कितनी राहत मिलने वाली है, और खासतौर पर उत्तराखंड की अगर बात करें तो इस राहत पैकेज से उत्तराखंड का किसान और उत्तराखंड की कृषि को कितनी राहत मिलने वाली है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ लॉकडाउन 4 में किस तरह से कृषक को उत्तराखंड सरकार राहत दे रही है, इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी स्टूडियो में उपस्थित है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कृषि मंत्री हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपके भी कृषि संबंधित जो भी सवाल हैं आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। लगातार जो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं वो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आपको मैं भी बता देती हूँ, हमारे टेलीफोन नंबर इस प्रकार है 7579428028 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 7579428047। आप इन नंबर्स पर फ़ोन करें। कृषि संबंधित आपकी जो भी समस्याएँ हैं आप अपना सवाल कृषि मंत्री के सामने रख सकते हैं। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज जो कि 20 लाख करोड़ का था, इसका अनाउंसमेंट किया। उसके बाद 5 चरणों में वित्त मंत्री ने इसका अच्छे से विवरण दिया। तीसरे चरण की बात करें या तीसरी किश्त इस राहत पैकेज की बात करें तो लगभग 1.65 करोड़ खासतौर पर कृषि के लिए और उससे जुड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके लिए रखे गए। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर पूछना चाहूँ सर, तो आने वाले समय में इस राहत पैकेज से उत्तराखंड में कितनी बड़ी राहत कृषि के क्षेत्र में आप देखते हैं? देखिए, खासकर जो हिमालयन स्टेट है, हिमालयन स्टेट में अगर आप देखें तो राजस्व प्राप्तियां बहुत कम है। और राजस्व प्राप्तियां लॉकडाउन में जितनी भी थी वो सभी से प्रभावित हुई है। और जब रेवेन्यू आएगा नहीं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं योजनागत ढांचे पर असर पड़ेगा। मसलन उत्तराखंड का हमारा बजट 48,000 करोड़ के आसपास है और 48,000 करोड़ में करीबन 41,000 करोड़ हमारी कमिटेड पेमेंट्स हैं। मसलन सैलरी का, सोशल सेक्टर्स की तमाम योजनाएं हैं, पेंशन की, रिटायर्ड लोगों की पेंशन, इससे कुल आपका जो हमारा ऋण लिया है उसका इंटरेस्ट, ऋण की अदायगी, तो 48,000 करोड़ में 41,000 करोड़ तो हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर है। तो करीबन 7,000 के आसपास हमारा योजनागत खर्चों का इसमें प्रोविधान था। अब उसमें भी करीबन हम लगा लीजिए आपकी 4,000-5,000 करोड़ रुपया हम लोग काट रहे हैं, पैसा है नहीं। तो योजनागत ढांचे के लिए हमारे पास पैसा कुल मिलाकर के राज्य की जो कंटिन्यू योजनाएं चल रही हैं कुल मिलाकर के 2,000 करोड़ के आसपास, तो 2,000 करोड़ की कोई बहुत ज़्यादा तो वो है नहीं। ऐसी स्थिति में और जो करीबन 2.25 लाख लोग जो पलायन करके वापस आए हैं, तो इन माइग्रेंट्स को राज्य में रोकने में हमें कितनी सफलता मिल सकती है और इनको उसके लिए आवश्यक है कि उनको कहीं ना कहीं रोजगार की संभावनाएं बने। तो रोजगार की संभावना अगर आप जाएंगे तो हमारे पास 2-3 सेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा MSME सेक्टर है। तो अभी आपने देखा कि हमारे राज्य में MSME सेक्टर में हमने तमाम भारत सरकार की जो पैकेज है उसके माध्यम से भी और अपनी हमारी योजनाएँ भी हैं उनका एक विस्तृत जानकारी के लिए हमने एक सिस्टम लॉन्च भी किया है, जिसके माध्यम से हम तकरीबन सारे जो माइग्रेंट्स हैं उनसे सूचनाएं एकत्रित करके उनकी हॉबी और उनका स्किल के बारे में जानकारी लेकर तदनुसार हम उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग दे करके हम उन लोगों को उनके स्किल के हिसाब से रोजगार दे सकें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है। और कृषि के क्षेत्र में आपको मालूम है कि 1008 गाँव हमारे राज्य में पूरी तरह से घोस्ट विलेजेज हो गए हैं, ज़मीन बंजर पड़ी है। इसके लिए हमने काफ़ी रिफॉर्म्स भी किए। मसलन हमने लीज फार्मिंग को अलाउ अपने राज्य में किया ताकि लोग, क्योंकि बंजर पड़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण क्या था कि लोग अपनी ज़मीन किसी दूसरे को देने में इसलिए कतराते थे कि ऐसा ना हो कि वो 12 साल के एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक क्यों कर ले।
तो अब हमने लीज यहाँ पर अपने यहाँ लीगलाइज कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन को 30 साल 35 साल 40 साल लीज पे दे सकता है, और लैंड रिकॉर्ड्स में भूमि दर वही रहेगा जो ओरिजिनल भूमि दर है। तो कब्जे की जो संभावनाएं है उसको समाप्त करने के लिए और जो हमारी वेस्ट लैंड है उसका इस्तेमाल हो सके, इसलिए हमने किया। अब प्रश्न ये है कि हम जैसे अपने राज्य में हमारे पास काफ़ी योजनाएं हैं। मसलन अभी हम लोगों ने इसको देखते हुए मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना की शुरुआत करने हम जा रहे हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर हम राज्य कृषि विकास योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, और इनमें हम लोगों ने काफ़ी रिफॉर्म्स करने का प्रयास किया है। मसलन बीज हो गई, सब्जी के बीज हो गए, आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, चाहे दवाइयाँ जिन्हें कहते हैं, खाद हो गई, इसके अलावा मशरूम की खाद पर हो गया, इसके साथ बी कीपिंग के लिए बी बॉक्सेज पे, और ड्रिप इरिगेशन में, इन तमाम चीज़ों में हम सब्सिडीज़ को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाने जा रहे हैं। तकरीबन 75% की सब्सिडी तक हम लोग किसान को हर क्षेत्र में देने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक हमने एकीकृत योजना के हिसाब से राज्य में IMA विलेज, इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज, उस योजना को भी हर विकास खंड में एक गांव को लेकर के प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम लोगों पर अवस्थापना सुविधाएं कम है। इसीलिए जब भारत सरकार ने जो आपने पैकेज की बात की, जो पैकेज किया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उस पैकेज से हमने करीबन जो प्रस्तावित किया है तो 450 करोड़ के आसपास हमने उसमें योजनाएं प्रस्तावित की हैं, जिसमें पैकेजिंग ग्रेडिंग सेंटर्स हम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर बैन, ताकि हमारे यहाँ जो पेरिसेबल आइटम्स है उनको सुरक्षित रखा जा सके, और जो छोटे छोटे हमारे गाँव जो के मार्केट्स हैं, कई बार आप देखते हैं जैसे विगत वर्ष आपको ध्यान होगा आपदा आ गई थी और मोरी क्षेत्र में रास्ते बंद हो गए थे। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम के कारण लाखों रुपए का सेब बर्बाद चला गया। अगर सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और इस सवाल पर वापस आऊंगी। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, जानकारी दीजिए। आज हम खलीफैन पौड़ी गढ़वाल से बोल रहे हैं। जी, आपका नाम? मनवत सिंह रावत जी, अपना सवाल कीजिए। ये हमारा साहब सम्मान निधि नहीं आ रही है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। शायद संपर्क उनसे कट गया है। आप अपनी बात जारी कर सकते हैं। तो कूल रूम्स का भी हम पे कमियां हैं, तो हमने प्रस्तावित किया उसमें कूल रूम्स बनाएं, ताकि जहां पर हमारे पेरिसेबल आइटम्स हैं, खासकर सब्जियां और फल, उनको हम एक प्रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकें। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का हमने बनाए हैं और बनाने भी जा रहे हैं आगे भी, लेकिन कोल्ड स्टोरेज मैं समझता हूँ पहाड़ों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी इसलिए नहीं है कि जहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन हो वहाँ पे तो कोल्ड स्टोरेज चल पाएगा। जहाँ छोटे छोटे इलाकों में कोल्ड स्टोरेज आप हर 10 किलोमीटर पर बना नहीं सकते। तो जहाँ पर छोटे छोटे इलाकों में मालूम है फल सब्जी का उत्पादन है, लेकिन अगर कभी, क्योंकि आप देखते हैं कि नेचुरल क्लाइमेटीज हमारे यहाँ हमेशा आती हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में कूल रूम्स के माध्यम से हम किसान को सुविधा दे सकते हैं। तो उसका भी हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। इसके साथ साथ पावर, अब आपका जो मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में आप देखिए तो हम 80% सब्सिडी हम दे रहे हैं, और तकरीबन 670 न्याय पंचायतें हैं, लेकिन हमने राज्य में 1156 के आसपास हमने फार्मर्स मशीन बैंक स्थापित किए हैं। इसके साथ साथ कस्टम हायर सेंटर हमने काफ़ी संख्या में बनाए हैं पिछले 3 वर्षों के अंदर। कोल्ड जो चेन के हिसाब से 6 कोल्ड चेन्स थी, आज हम 26 कोल्ड चेन पे हैं राज्य में। पिछले 3 वर्षों में हमने काफ़ी किया, लेकिन इससे जो 1 लाख करोड़ का जो पैकेज किया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अवस्थापना के लिए, इसमें हम लोगों की, मैंने आपसे कहा कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के, और क्योंकि हमारे यहाँ बंजर भूमि पे, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो हमारे यहाँ माइग्रेंट्स आया है इसको हम बंजर भूमि का कैसे सदुपयोग हो सके, तो हम एरोमेटिक फार्मिंग और हर्बल फार्मिंग पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी हम प्रस्तावित कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एरोमेटिक जो हमारी प्लांट्स हैं, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हर्ब्स, इसके, ताकि हम इसके माध्यम से भी एक आजीविका बढ़ाने का काम कर सकें। जो मैंने आपसे कहा कि एकीकृत योजना जो हम राज्य की ला रहे हैं, इसमें आपको मैंने बताया कि 75% के आसपास सब्सिडियाँ देने का हमने प्रस्तावित किया है, जिस पर शीघ्र ही कैबिनेट में निर्णय हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें जो किसान प्रशिक्षण केंद्र भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसान को नई तकनीकी के बारे में,
नई जो ब्रीड्स आ रही हैं उनके मामले में उसको हम अवगत करा सकें, इसके लिए भी हम प्राविधान कर रहे हैं। जो हम प्रधानमंत्री अवस्थापना सुविधाओं में जो 1 करोड़ रुपए में मिला है, लेकिन अवस्थापना के लिए हमने उनसे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कृषि केंद्र, इसके लिए करीबन प्राविधान हम कर रहे हैं करीबन 175 करोड़ का। इसके अलावा तब कुल मिला के जो मैं आपसे बताया कि बागवानी, क्योंकि पहाड़ों में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है किसान की आय को अगर दोगुना भी करना है, नए लोगों को अगर खेती से जोड़ना है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा। केवल कृषि के माध्यम से हम किसान की आय को दुगना नहीं कर सकते। इसीलिए जो अलाइड सेक्टर है, मसलन पशुपालन है, गोटरी है, फिशरीज है, बी कीपिंग है, आपका डेयरी है, पशु गाय को पालने का है, तो इन तमाम चीज़ों पे हमने फोकस किया है कि किस तरह से इसके माध्यम से, क्योंकि इसके लिए इस पैकेज में काफ़ी कुछ दिया है और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एकीकृत कृषि के कंसेप्ट पे चलकर किसान मजबूत बने और उसकी आर्थिकी मजबूत हो। तो ये तमाम प्रयास जो हम कर रहे हैं, और आपने देखा कि पिछले करीबन 3 वर्षों में हमने इस राज्य में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम पर कम से कम 75 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, चाहे वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट का रहा हो, चाहे वो नर्सरी एक्ट हम लाए हों, चाहे हमने एंटी हेलनेट पे 75% सब्सिडी की हो, हमने बीजों पर 75% सब्सिडी की हो, हमने पूरे देश का अकेला राज्य हो जिन्होंने ये कहा हो कि आप प्राइवेट मार्केट से बीज नहीं खरीद सकते ताकि क्वालिटी उसकी गुणवत्ता बनी रहे। इसलिए यहाँ पर हमने कहा कि टीडीसी, पंतनगर विश्वविद्यालय या नेशनल सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन्हीं सब सीड लेंगे। तो कुल मिलाकर के इस समय हमारा प्रयास ये है कि हम दूसरा हमारा एक महत्वपूर्ण चीज़ और बिल्कुल उस पर भी जाएंगे सर। और कॉलर एक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। मनवर सिंह रावत जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अलीसैन पौड़ी गढ़वाल जी, अपना सवाल बताइए। हाँ सर, हमें सम्मान निधि नहीं मिल पाई है जी। ये किसान सम्मान निधि जी, और होटल करते हैं छोटा सा अलीसैन में जी, किसान सम्मान निधि इनको नहीं मिल पाई है। देखिए आपने क्या नाम बताया अपना? मनवर सिंह रावत। आप अपने मनवर सिंह जी, आप या तो नोट करा दीजिएगा, मेरा नंबर नोट कर लें। आप आवाज सुन रही है मेरी आपको? हेलो, ये भी गए। बिल्कुल, आप इनका जवाब दे दीजिए और बाकी नंबर आप तक इनका उपलब्ध हम कराएंगे। अगर आप सुन रहे हो तो मेरा नंबर 9412077900 आप नोट कर लें और इसमें अपनी पूरी समस्या को लिखवा दें। मैं आपको आपकी बात का उसके जांच करने के बाद आपको सूचित कर दूंगा कि किन कारणों से आपको नहीं मिला और क्यों नहीं मिला और कब तक मिल जाएगा। सर, एक बार आप अपना नंबर फिर से दोहरा दें। 9412077900। जी, तो उम्मीद है आप को जो भी समस्या है, आप इस नंबर पर अपनी जो समस्या है उसको दर्ज कराएं, जिससे कि मंत्री जी जल्द से जल्द आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकें। जी सर, आप अपनी बात करिए। इसके अलावा हम यहाँ पर मिलिट मिशन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में मिलिट्स की बहुत डिमांड बढ़ी है। और जो प्रधानमंत्री जी ने लोकल और वोकल कहा है, उसका मतलब ये है कि स्थानीय उत्पाद इनको हम किस तरह से इतना उत्पन्न पैदा करें और क्वालिटी प्रोडक्ट हो ताकि दुनिया के मार्केट में हमारी आवश्यकता हो। निश्चित रूप से आज की परिस्थितियों में किसी भी देश की आर्थिकी बढ़ाने के लिए उसका एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। इंपोर्ट कितना कम हो और एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा हो। तो हमें स्थानीय उत्पाद की ब्रांडिंग करने के बाद एक ग्लोबल मार्केट में उसको इस्टेब्लिश करना है। और चूंकि बाई डिफॉल्ट हम लोग ऑर्गेनिक हैं, हमारा राज्य बाई डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, और इस समय पूरे देश की जितनी भूमि पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उसका ऑलमोस्ट 50% ऑर्गेनिक फार्मिंग उत्तराखंड में हो रही है। और हम तो मैंने कहा ना, ट्रेडिशनली हम लोग ऑर्गेनिक हैं बाई डिफॉल्ट। तो हम मिलिट्स पे काम करना चाहते हैं कि मिलिट्स पे काम करने के बाद हम हमारे यहाँ का जो मंडवा और सांवा है, ये दुनिया में इसकी डिमांड बहुत बड़ी है। तो क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यूज इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इसको चाहते हैं कि इस पर भी इसके उत्पादन को हम इतना बढ़ाएं कि इसके माध्यम से भी हम एक्सपोर्ट में अपने को स्थापित कर सकें। इसके साथ साथ आपने देखा हमारे यहाँ जो फ्रूटिंग है, अब सेब के लिए मैं जब मंत्री बना था तो मालूम हुआ 24,000 बॉक्सेज हमारे यहाँ कुल एप्पल प्रोड्यूसर्स को मिलते थे, और उनकी क्वालिटी भी बड़ी ख़राब थी। और हमारा पूरा का पूरा सेब हिमाचल की पेटियों में जाता था, जिस कारण वो ब्रांड के रूप में स्थापित नहीं हो पा रहा था।
विगत वर्ष हमने 1,83,000 बॉक्स बांटा था, और इस वर्ष मैंने उनसे वादा किया था कि जितना डिमांड है हम एक एक बॉक्स देंगे और क्वालिटी बॉक्स देंगे। तो इस साल हमने करीबन 2,61,000 जो बॉक्सेस की डिमांड, टोटल डिमांड हमारे यहाँ की, अब उस बॉक्स का टेंडर हो चुका है और हम एक एक किसान को बॉक्स देने का काम करेंगे। तो आज अपने उत्पाद को एक ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश करने का प्रश्न है। हमारे यहाँ 10 ब्लॉक्स आपने देखा ऑर्गेनिक ब्लॉक घोषित किए गए थे हमारे राज्य में पिछली सरकार के द्वारा, लेकिन उस ब्लॉक का उत्पाद ऑर्गेनिक है इसके बारे में कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि कोई ऐसा आपने कोई रेगुलेशन इस तरह के नहीं बनाए कि उन ब्लॉकों के उत्पाद को लोग ऑर्गेनिक के नाम से स्वीकार कर लें। क्योंकि अब मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं, मेरे बगल में आप केमिकल फार्मिंग पर नहीं है, तो मेरी विश्वसनीयता तो गई। तो हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट ला करके ये इंश्योर किया कि इन 10 ब्लॉकों में केमिकल के पोजेशन को, केमिकल के बेचने को, उसको कैरी करने को पूरी तरह प्रतिबंधित करके अपराध घोषित कर दिया, ताकि इन 10 विकास खंडों का उत्पाद ऑर्गेनिक उत्पाद के रूप में अब एक ब्रांड के रूप में स्टेब्लिश हो और वर्ल्ड जो ग्लोबल मार्केट में हमारी डिमांड बढ़े। तीसरा, मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने मंडी में एपीएमसी एक्ट में जो भारत सरकार का मॉडल एक्ट था, हमने उसको एज इट इज अडॉप्ट किया। और हम दूसरा राज्य है देश का जिसमें प्राइवेट मंडीज हमने अलाउ कर दी कि किसान को ये जरूरी वो नहीं है बंधन कि वो केवल सरकारी मंडी में जाकर के उत्पाद को ले जाए, कहीं पर भी प्राइवेट मंडी पर वो अपने सामान को उत्पाद कर सकता है। और साथ ही साथ हम पेरिसेबल आइटम्स पर मंडी टैक्स खत्म कर रहे हैं ताकि किसान की आर्थिकी और बढ़े, जो भारत सरकार की मंशा है। इसके अलावा जो टीएल सीड है, हमारे यहाँ एक परंपरागत बीज हैं, जैसे आपका देखिए जोशीमठ और परोला की राजमा जी, आपका रवाई क्षेत्र का लाल चावल, हमारे ये मंडवा और सांवा, और इसी तरह से बासमती, ये हमारे परंपरागत बीज थे। लेकिन भारत सरकार से जो सुविधाएं मिलती थी, इन बीज, ये ट्रुथफुल सीड होने के बावजूद इनको भारत सरकार की प्रमाणिकता। सर, परंपरागत बीजों के इस पे भी विषय पर दोबारा आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं। हाँ, नमस्कार मैडम, मैं राजेंद्र भारद्वाज हूँ जी, कौन नागरिक कोटद्वार से बोल रहा हूँ मैडम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, अपना प्रश्न कीजिए। जी जी, माननीय मंत्री जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम राजेंद्र जी। माननीय मंत्री जी से माननीय मंत्री जी से मेरा एक प्रश्न है मैडम कि कोटद्वार भावर, सराई भावर में जो यहाँ पर कृषि केंद्र खुले हैं जी जी, वहाँ पर एक कृषि केंद्र झंडी चौड़ में, एक मोटा डांग में, एक कोटद्वार में मुख्य शाखा है, और खरीफ की फसल का समय मैडम होने वाला है। आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि समय रहते हुए सोयाबीन, उड़द और धान की अच्छी उन्नत फसलों का बीज सराई भावर के लिए उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में एक तो ये महामारी का इस समय दौर चल रहा है, तो जो हमारे यहाँ से काश्तकार पर्सनली नजीबाद देने जाते थे, नजीबाद बंद, लालडांग जनपद हरिद्वार में आता है और रेड जोन में, इसलिए वहाँ पर बंद। तो यहाँ सराई भावर के काश्तकार इस समय दुविधा में है, या तो वो कृषि केंद्रों पर समय रहते हुए बीज उपलब्ध हो जाए, और साथ ही साथ जैविक कीटनाशक जी। बिल्कुल, तो मंत्री जी। अच्छा राजेंद्र जी, थोड़ा इसमें देरी इसलिए हो रही है कि हम आपके हितों में हम बीजों पर सब्सिडी को हमने 75% किया है, जिसका फायदा निश्चित रूप से खरीफ के मौसम में आपको मिलेगा, और उसका अंतिम चरण पर वो स्थिति है। इसके साथ साथ मैंने जो अभी बता रहा था, परंपरागत बीज जो हम यूज करते थे, उन बीजों पर भारत सरकार की सब्सिडी नहीं मिल पाती थी हमें, क्योंकि वो सर्टिफाइड नहीं थे। मुझे खुशी है कि हम लोगों ने प्रयास किया, और मेरे व्यक्तिगत प्रयास लगातार करने 3 साल से मैं भी कर रहा था, मुझसे पहले भी प्रयास किए गए, हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अभी मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने हिमालयन स्टेट के लिए जो परंपरागत बीज हैं उनको प्रमाणित बीज के रूप में मान्यता देने का काम किया है, जिसमें आज तक आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलती थी। अब हम उन बीजों पर 75% सब्सिडी आपको देने जा रहे हैं। 50% केंद्र की और 25% हमने राज्य सरकार का उसमें क्लब करने का निर्णय लिया। तो मैं आपको बहुत शीघ्र इनकी उपलब्धता मैं सुनिश्चित करा दूंगा, और साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स की जो आपने बात की, इन पर भी हम सब्सिडी बढ़ाकर 75% कर रहे हैं,
केवल इसलिए कि किसानों को उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए सरकार क्या योगदान कर सकती है, इस पर हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनकी न तो कमी रह पाएगी और समय पर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आप जानकारी दे रहे थे मंत्री जी की, परंपरागत जो बीज हैं हमारे, आपने राजमा भी बताया, हरसिल की राजमा है हमारे यहाँ, चक्राता की है, इन तमाम चीज़ों का अब कहीं ना कहीं अब कोरोना दौर में ये भी वक्त आ गया कि अब इन चीज़ों को बढ़ावा और कैसे मिल सके जिससे इनकी पहचान उत्तराखंड तक ही ना सीमित रहकर दूसरे राज्यों और विदेशों तक भी पहुँच सके। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, वोकल और लोकल, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें लोकल उत्पाद बढ़ा करके वोकल होना है। और वोकल आप तभी हो पाएंगे जब आपके पास कुछ होगा। आपके पास अगर कुछ नहीं आता, वोकल नहीं हो सकते। तो हम अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, इस बात का मुझे खुशी भी है कि पिछले जब हमारी सरकार बनी थी तो 17 वर्षों में इस राज्य में 15% एग्रीकल्चर लैंड की कमी आई। इसके बावजूद 17, 18 और 18-19 में हमने उत्पादकता बढ़ाई और इसीलिए लगातार दोनों वर्ष हम सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में हमें कृषि कर्मणा पुरस्कार प्राप्त भी हुआ। तो आज प्रश्न ये है कि नई नई वैरायटीज ला करके, आज हमारे पास पंतनगर विश्वविद्यालय जैसा दुनिया में प्रसिद्ध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा भरसार विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, इन दोनों में R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रमों करके हम नई नई ब्रीड पे जाना चाहते हैं और हाई वैरायटीज पे जाना चाहते हैं ताकि उत्पादकता बढ़े। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के साथ एक बड़ा दुखद जो वो है, अगर आप मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी में अंतर करेंगे तो ऑलमोस्ट मैदानी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता पर्वतीय क्षेत्र की जमीन से दूना है। तो जब और पहाड़ों में लगातार जिस तरह से आप देख रही हैं जनरेशन बढ़ रही है, जनरेशन बाई जनरेशन लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है। 3 वर्ष पहले जिस परिवार के पास 10 बीघा जमीन थी, उस परिवार के सदस्यों में 3 पीढ़ी के बाद अब 1 बीघा भी नहीं रह गई। तो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग हमारे लिए बड़ा कष्टदायक है, इससे बहुत ज़्यादा उत्पादकता नहीं होती। यही कारण रहा कि लोगों ने खेती से उदासीनता दिखाई। तो आज उत्पादक क्षमता बढ़ाना, एकीकृत कृषि के रास्ते पर किसान को आगे बढ़ाना, ताकि वो सब्जी के उत्पादन के साथ साथ डेयरी के माध्यम से, अब हमने बी बॉक्स जो है आपका मधुमक्खी पालन के लिए, क्योंकि बीपीएम की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और ऑर्गेनिक शहद दुनिया में बहुत महंगा बिकता है और हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बी कीपिंग के सेक्टर में जुड़े, इसीलिए हम लोगों ने बी बॉक्सेज में 75% सब्सिडी कर दी कि ताकि कम दाम पर 4000 का डब्बा अगर 1000 में मिलेगा और एक व्यक्ति अगर 5 डब्बे अपने घर में लगाता है तो एक बॉक्स में अराउंड 15 किलो के आसपास एक शहद निकल जाता है। तो अगर 100 आप लगा लीजिए काश्तकारों का गांव है तो एक वर्ष में 100 काश्तकारों का गांव 7500 केजी शहद पैदा कर सकता है। और 7500 किलो अगर शहद एक जगह हो रहा है तो निश्चित रूप से वो शहद की मंडी के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो इसी तरह से गोट्री पशुपालन में हम लोगों ने तमाम योजनाएं बना करके और कोऑपरेटिव के माध्यम से हमने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसमें हमने ऋण क्षमता के साथ साथ ब्याज बहुत कम रखा है ताकि किसान की आर्थिकी मजबूत हो सके। इसके अलावा मेरे अध्यक्षता में एक समिति बनी है, अभी उसकी मैं रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, लेकिन हम उसमें ऐसी रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं जिसपे, और निश्चित रूप से रिकमेंडेशन नहीं, वो इस राज्य में लागू कराने के संकल्प के साथ कर रहे हैं, जिससे हम जो स्थानीय जो पलायन करके लोग आए हैं उनको किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ के उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के साथ साथ स्थानीय नौजवान जो यहाँ पर ऑलरेडी रहे थे, स्थानीय किसान जो हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इनकी आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हम उस समिति में लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। एक फ़ोन कॉल इस वक्त हमारे लिए इंतजार कर रही है। कौन, अपना नाम बताइए। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। जसोदा देवी जी, अपना नाम बताइए। जसोदा देवी जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? पौड़ी गढ़वाल थालीसैन। जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। मैं लोन लेना चाहती हूँ जी, डेयरी के लिए मैं लोन लेना चाहती हूँ जी, डेयरी के लिए। बिल्कुल। यहाँ तो कोई देता ही नहीं, कोई कुछ बोलता है, कोई बैंक वाले देते ही नहीं है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मंत्री जी समस्या आप ऐसा करिएगा जसोदा जी, आपके पास कोई बैठा हुआ है जो लिख सके नंबर?
टेलीफोन नंबर नोट कर सकता है कोई आपके पास बैठा हुआ? हाँ हाँ जी, हाँ बोलिए। लिखिए 94-120 94-120 77-900 94-120 77-900। 77-900। हाँ जी, इस नंबर पे आप अपना पूरा नोट करा दीजिए, पूरी जानकारी लेकर के मैं अधिकारी को बता दूंगा, अधिकारी आपसे फोन से बात कर लेगा। बिल्कुल मैम, तो यहाँ पर मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है। जो नंबर भी मंत्री जी ने आपको दिया है वो भी लगातार हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे दिया गया है, मंत्री जी का नंबर, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्याएं हैं इस नंबर पर आप मैसेज के थ्रू या फोन करके अपनी समस्या को रख सकते हैं। बिल्कुल, तो मंत्री जी आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी वित्त मंत्री की, साफ तौर पर उन्होंने एक और चीज़ पर जोर दिया, वो था जो मार्केटिंग है उसको बढ़ावा देना, और उसके लिए भी जो मार्केटिंग के जो प्रावधान है उसके लिए भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कानून लाने जा रही है, जिससे जो इंटर स्टेट जो बिजनेस होता है फार्मर्स का, जो उसमें कहीं ना कहीं बाधा रहित वो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे किसानों को कहीं ना कहीं आगे चलकर और सुविधा हो सके। तो आने वाले समय में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य अपने जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ किसानों को और भी बेहतर बाधा रहित मार्केटिंग के ऑप्शंस दे सकता है? भारत सरकार की चिंता है वो हमारी भी चिंता है। इस समय सबसे बड़ा जो किसी के क्षेत्र में जो आपने कहा कि जो फॉरवर्ड लिंकेज के लिए, मार्केटिंग के लिए, वो आवश्यकता है बिचौलिए की भूमिका खत्म करने की। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, पौड़ी जनपद में मुझे जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया कि साहब यहाँ पर आड़ती जो है वो 11 रुपए किलो मंडुआ खरीद रहा है, और मैं मंडुए की रोटी खाता हूँ जाड़ों में रोज, मैं मार्केट से 40 रुपए लेता हूँ मंडुए का आटा। तो पैदा करने वाले को 11 रुपए, खाने वाले को 40 रुपए। तो बीच का जो बिचौलिया का प्रॉफिट है, इस बिचौलिए की भूमिका को किस तरह हटाया जाए। मैंने पौड़ी में प्रयास किया एक वातावरण भय का बनाने का, और मैंने जिला योजना में 1 करोड़ रुपए का प्राविधान करके जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया कि इस 1 करोड़ से आप प्रशासन सामान खरीदे। इसके बाद हमने एक मेजर रिफॉर्म किया, हमने मंडी परिषद में एक कॉर्पस फंड बनाया, और उस कॉर्पस फंड के माध्यम से एपीएमसी एक्ट में जो हमारा मंडी एक्ट है उसमें संशोधन करके उसमें ये अधिकार दे दिया कि इस कॉर्पस फंड के माध्यम से मंडी परिषद किसान से सीधे सीधे उसका उत्पाद खरीदेगी, जिससे कहीं ना कहीं जो 11 रुपए किलो मंडुआ बिक रहा था वो 28 पहुंच गया, और जो 34 रुपए किलो चौलाई बिक रही थी वो 54 से 60 पहुंच गई। तो इसी तर्ज पर मोदी जी की सोच ये है, भारत सरकार की सोच है कि हम ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग को बढ़ावा दें। और अभी मैं इसलिए कहता हूं कि ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पर अभी किसान बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है। इसका जब भले मुझे खुशी है कि 17-18 और 18-19 दोनों वर्षों में एग्रीकल्चर ई ट्रेडिंग में हम पूरे देश में नंबर 1 है, लेकिन उसमें चिंताजनक बात यह है नंबर 1 आने के बावजूद कि बहुत छोटा राज्य होने के बावजूद 17-18 में हमारा शेयर पूरे देश की एग्रीकल्चर ई ट्रेडिंग में 17% है, और 18-19 में हमारा शेयर 22% है। तो जब उत्तराखंड जैसा राज्य जहां पर बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं है, उसका शेयर पूरे देश में जब 22% हो, तो सोच लीजिए कि पूरे देश के बाकी राज्य इस पर कितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ई ट्रेडिंग पर दोबारा आऊंगे। कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं, आप किस जगह से बात कर रहे हैं, जानकारी दीजिए। आपसे निवेदन है अपने टेलीविजन की वॉल्यूम बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। जी सर, अपना नाम बताइए। सर मैं मेहरबान रावत पौड़ी गढ़वाल ब्लॉक ग्राम मसमौली से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल कीजिए सर। मैडम, हमारे यहाँ जो भी कृषि विभाग का काम आता है ना, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मतलब कुछ भी हो जी, हमारे को यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती मैडम। नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सर, अपना सवाल दोहराएं, आराम से दोहराएं। मैडम हमारे यहाँ आप टीवी बंद करिए पहले, टेलीविजन की वॉल्यूम बंद कर दीजिए सर, और अपना सवाल आराम से रखें हमारे सामने। मैडम इस स्क्रीन से भी साफ नहीं दिखाई दे रहा आपका चेहरा। चलिए, शायद इनकी जो आवाज है वो हम तक, अगर आपने किसान सम्मान निधि के बारे में कहा है
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने यहाँ के किसान जिला कृषि अधिकारी से भी बात मालूम कर सकते हैं और राजस्व अधिकारियों से मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा काम किसान, कृषि विभाग का काम किसान सम्मान निधि में किसानों के नाम को अपलोड करना है। लाइन मेन उसमें जो पोर्टल है, पैसा भारत सरकार से सीधे रिलीज होता है और उसमें जो कुछ लोगों के नहीं पहुंच पाए हैं किसान सम्मान निधि, उनमें किसी के नाम में गलती है, किसी के बैंक खातों में गलती है। तो ये थोड़ा बहुत जो कमियां, इस कारण कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन आप निष्फिक्र रहिए, जितना अगर जिस दिन आपके अगर रिकॉर्ड में कमी है वो ठीक हो जाएगी। जब से शुरू हुआ आपको पूरा पैसा मिलेगा, आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर आपकी चिंता ये है। बिल्कुल मंत्री जी, तो ई ट्रेडिंग को लेकर आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से उत्तराखंड आगे भी, अभी तक भी काफी आगे रहा है और आगे भी प्रयासरत है। तो ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग पोर्टल जारी हुआ था ई नैम के नाम से। तो इस बार भी आपने देखा कि इस बार बहुत बड़ा, इस पैकेज के आने के बाद ई ट्रेडिंग पे बड़ा फोकस कर रही थी भारत सरकार। तो ई ट्रेडिंग के लिए उससे फायदा ये है कि हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में आपके उत्पाद का दाम क्या है ये आपके संज्ञान में आ जाएगा। तो आपको आड़ती बरगला नहीं सकता कि आपका दाम नहीं है, ये नहीं है, सो नहीं है। तो उस स्थिति में वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल जाएगा। तो क्योंकि आज मैंने आपसे कहा ना, सबसे बड़ी आवश्यकता किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना है। जो आज तक इस समय आड़ती जो है, कहीं ना कहीं बिचौलिया जिसे कहते हैं, बिचौलिया किसान ज़्यादा शोषण कर रहा है और न तो कंज्यूमर को फायदा मिल पाता है न उत्पादक को फायदा मिल पाता है। और जब बिचौलिया की भूमिका हटेगी तो मैं समझता हूँ इससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर को भी फायदा मिलेगा। तो आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम किसान की आर्थिकी को किस तरह मजबूत कर सकें। और ये जो माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, ये केवल हमारे राज्य की नहीं है, सभी राज्यों की समस्याएं हैं। और खासकर बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कारण उत्तर प्रदेश, जहां लाखों लोग यहाँ करके बाहर मजदूरी कर रहे थे, आज वो वापस अपने यहाँ आए हैं। तो आज इन लोगों को कृषि के माध्यम से किस तरह इनकी आजीविका मजबूत की जाए, इसको लेकर सभी सरकारें बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है। हमारी सरकार तो बहुत ज़्यादा गंभीरता से इस पर काम कर रही है। हमने 2 समितियाँ इस पर बनाई हुई हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि स्टेट सेक्टर में हम तमाम नई योजनाएं प्रारंभ करके उस पर सर बिल्कुल इस पर दोबारा आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, अपना नाम बताएं और आपसे निवेदन अपने टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए। हाँ जी मैम, मैं उमेश पटेल बात कर रहा हूँ मैम, जिला चमोली बैरासुन गांव से। जी अपना सवाल कीजिए सर। जी मैम, मेरा मंत्री महोदय जी से ये सवाल है कि मैम हमारे जो स्थानीय जो हमारा बैरासुन क्षेत्र है, यहाँ पे मंडवे की और सोयाबीन हो गया, आपकी काले भट्ट हो गए, चुलाई होगी, इसकी अच्छी पैदावार होती है मैम। लेकिन क्या होता है कि जब इसकी ज्यादा पैदावार होती है तो मैम जो है कि हमारे जो स्थानीय किसान भाई हैं उनके लिए उचित तो मार्केट नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो उनकी पैदावार होती है ना उसको जो है कि उचित मार्केट नहीं मिल पाता है। जो उनका समर्थन मूल्य है वो जो है कि उचित नहीं मिल पाता है। तो सर इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ पहल है कि मतलब ताकि हमारे जो स्थानीय किसान भाई बहन है उनके लिए उचित मूल्य मिल पाए, उनकी आजीविका चल पाए। और जो हमारा एक पलायन का मुख्य मुद्दा है, ताकि जो स्थानीय युवा हैं वो लोग जो है कि गाँव में उनको उचित रोजगार मिल जाए इसके माध्यम से, तो ताकि वो गाँव से पलायन भी रुक जाए और वो बाहर जाने से अपने गाँव में रुक रहे हैं। देखिए, क्या शुभ नाम बताया आपने अपना? सर मेरा नाम उमेश कठेत है सर। उमेश कठेत। उमेश जी। हाँ जी, हाँ जी सर। देखिए, अगर आप कभी आप नैनीताल की तरफ गए हैं? सर नैनीताल की तरफ तो नहीं गया सर मैं उधर। कभी जाके देखिएगा। हाँ जी सर। हाँ जी। हमारे कुमाऊं रीजन में 12 महीने आपको गांव के लोग पर्वतीय उत्पाद को यात्रा रूट पे बेचते हुए दिखाई देंगे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये गढ़वाल में नहीं दिखाई देता। हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों ने, सरकार ने निर्णय लिया है कि हम हर राज्य में अपने उत्पाद के लिए करीबन 75% सब्सिडी पे हम आउटलेट बनाने जा रहे हैं, रिटेल आउटलेट, जो स्थानीय लोगों को हम लोग आवंटित कर देंगे 75% सब्सिडी पे, जिसके माध्यम से जो स्थानीय उत्पाद हमारा है वो यात्रा रूट पर, जो हमारे टूरिस्ट रूट्स हैं उन रूट्स पर वो दुकानें बनाएंगे, ताकि जहां एक और स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वहां देश दुनिया के लोग जो देवभूमि के उत्पाद को खरीदना चाहते हैं उनको उत्पाद की उपलब्धता भी होगी
और अच्छे दाम से आपके उत्पाद बिक सकें। इसके अलावा मैं आपको एक अच्छी खबर ये दे रहा हूँ कि जो आपने काला भट्ट और तमाम सोयाबीन और तमाम चीज़ें कही हैं, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र की परंपरागत फसलें हैं, इन पर अभी तक कोई सब्सिडी आपको नहीं मिलती थी। निकट भविष्य में हम आपको 75% सब्सिडी इन चीज़ों बीजों में देने जा रहे हैं, ताकि आपकी आर्थिकी में थोड़ा बहुत अंशदान हम भी कर सकें और आप आर्थिक रूप से मजबूत हों। लेकिन एक चीज़ निश्चित मान लीजिए, उत्पादक और विक्रेता जब तक इसके बीच की दूरी कम नहीं होगी, तब तक बहुत बड़ा फायदा उत्पादक को नहीं मिल पाएगा। तो आज जो नई तकनीकी आई है, आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग के मामले में भी निश्चित रूप से आप लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को, किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, ताकि कम से कम अपने उत्पाद का कीमत किसान को मालूम हो और कोई उसको बरगला ना सके। इसके लिए भी हम लोग इस राज्य में हमारी 26 मंडियों में 16 मंडियों को हमने ई-नैम से जोड़ा हुआ है। लेकिन आज मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनिक उत्पाद हमारा जो है, इसकी पूरे देश में इसकी डिमांड है, लेकिन क्षेत्र संगठित नहीं है। इसलिए आपको एफपीओ के कंसेप्ट पर भी काम करना पड़ेगा। गांव के लोगों को कलेक्टिव फार्मिंग करके अपने यहाँ किसी भी चीज का बल्क उत्पादन करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। छुटपुट उत्पादन से मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर आपके यहाँ 2 कुंटल दाल हो गई, 2 कुंटल चावल हो गया, 2 कुंटल अदरक हो गया, तो आपकी पहचान नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आपने सैकड़ों कुंटल दाल अपनी घाटी में पैदा कर दी, तो आड़ती भागा भागा आपकी घाटी में आएगा कि यहाँ पर फलानी दाल बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सामूहिक खेती के कंसेप्ट को गांव में आप लोगों को जागरूक करके करिए, क्योंकि चकबंदी जब तक महिला बेस्ड खेती है, चकबंदी को लागू किया जाना बहुत ज़्यादा मुझे बहुत बड़ी संभावना नहीं दिखती। लेकिन हम सामूहिक खेती, जो हम परंपरागत रूप से पहले करते आए थे, सामूहिक खेती के कंसेप्ट में काम करेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादकता भी बढ़ेगी, जंगली जानवर का नुकसान भी कम होगा, और हर किसान को जब उत्पादन बढ़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं आर्थिक फायदा मिलेगा। बिल्कुल मंत्री जी, तो ई ट्रेडिंग की हम बात कर रहे थे और आप जानकारी भी लगातार दे रहे थे। इसमें 2 चीज़ें पूछना चाहती हूँ आपसे। एक तो किसानों को इस ओर किस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये पूरी प्रक्रिया है। दूसरा, हमने कुछ राज्यों में देखा है कि वहाँ पर जो साइंस स्टूडेंट्स थे, उनकी मदद से कुछ ऐसी ऐप्स डेवलप की गई है जो बहुत दूर ना हो सके, पर उस ऐप के जरिए जो उत्पादन है वो आसपास बहुत आसानी से बिक जाता है। तो इस ओर किस तरह से विचार किया जा रहा है? ना, जो उत्पादन आसपास बिकने के लिए आवश्यक है अवस्थापना सुविधाओं की। अवस्थापना सुविधाएं है नहीं, और अवस्थापना सुविधाएं जब आप पे आउटलेट नहीं है, तो निश्चित रूप से व्यापारी, बड़ा आड़ती आपसे माल ले जाएगा। जब आउटलेट बन जाएंगे तो स्थानीय स्तर पर लोग, देखिए स्थानीय सहयोग की आवश्यकता तो है, क्योंकि मालूम है किसी गांव के नौजवान ने दुकान खोल दी, उस पर सारा उत्पाद खरीदने के नहीं है, लोग कहेंगे पहले पैसा दे दो। अगर आपसी सहयोग होगा तो सारा उत्पाद उन आउटलेट्स में आएगा जो यात्रा रूट पे और टूरिस्ट रूट पे जो है, और जब उनको लगेगा कि ये सब देवभूमि का उत्पादन है, तो निश्चित रूप से वो उत्पादन बिकेगा भी। तो एक तो आउटलेट मैंने आपको बताया। दूसरा, हम लोग इसके लिए सामूहिक बाजार, उस पर भी काम कर रहे हैं कि अगर कोई सामूहिक तौर पर कोई ग्रुप भी अगर वहाँ पर किसी क्षेत्र में आउटलेट बनाना चाहता है इन सामान को बेचने के लिए, उसके लिए भी हम सब्सिडी 75% करने जा रहे हैं। हमारा कुल मिलाकर के उत्पाद जब गांव का आदमी बेचना प्रारंभ करेगा तो कहीं ना कहीं किसान का शोषण रुकेगा। उसके लिए आवश्यकता है सामूहिक भावना को बढ़ावा देने की, कोऑपरेटिव के माध्यम से। यानी कोऑपरेटिव का मतलब ही सीधे कोऑपरेशन, कोऑपरेशन से कोऑपरेटिव बना, तो लोगों को कोऑपरेट करके एक दूसरे को जब तक इस चीज में चलेंगे तो उनका शोषण रुकेगा। बिल्कुल, यानी कि आपस में भागीदारी को बढ़ावा कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ सर इस वक्त फोन लाइन पर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए, किस जगह से आप कॉल करें, जानकारी दीजिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार, हेलो जी, अपना नाम बताइए। शर्मा नाम है मैडम। नमस्कार। आपकी आवाज सर साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से अपना नाम दोहराइए। जगमोहन शर्मा नाम है मैडम। जगमोहन शर्मा जी, शर्मा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दौगोड़िया शहर फाटक से बोल रहा हूँ, ग्राम प्रधान। जी जी, क्या सवाल है आपका सर? जी मैडम, मेरा ये सवाल था, जब हम आलू की यहाँ हम फसल लगाते हैं ना, आलू की फसल जी जी, अपना सवाल करिए पूरा।
जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपना सवाल करिए। तब हमें वो उचित मूल्य मिल पाता है, तब हम 800 रुपए कुंटल इस मिलता है। उसके बाद घोड़े की 7 किलोमीटर पैदल पड़ती है। जी, एक बार अपना सवाल दोहराइए सर। हेलो, आप लोन के संबंध में जानना चाहते हैं? ना लोन के संबंध में जानना चाहते हैं मैडम। जो हमारी ये फसल है ना, फसल की उचित मूल्य नहीं मिल पाते, उस बारे में जानकारी देनी थी। उचित लागत मूल्य कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं आपको उचित अपनी जो लागत है उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। किस चीज की खेती की आप बात कर रहे हैं? शायद आलू की खेती को लेकर इनका सवाल था कि उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। चमोली से इनका ये सवाल है। देखिए शर्मा जी, चमोली जनपद में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कनेक्टिविटी के हिसाब से आप देखेंगे तो दूरी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसीलिए कर्णप्रयाग में भी मंडी हमारी है। मेरा व्यक्तिगत रूप से प्रयास रहेगा कि मैंने जो आपसे कहा कि हम विभिन्न स्तरों पर जो आउटलेट बना रहे हैं, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं स्थानीय उत्पाद को उसका उचित मूल्य मिल पाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जो आपका आलू का उत्पादन आप कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या है, पूरी जानकारी आप देंगे तो मैं समझता हूँ मैं आपकी जो समस्या है इसके समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने का प्रयास करूँगा। आप मुझे पूरा का पूरा अपनी जो या तो जो नंबर मेरा आ रहा होगा आपके इस नंबर को नोट करके आप पूरी डिटेल में मुझे भेज दीजिए कि आपके यहाँ वैली में उत्पादन कितना है आलू का, और क्यों, क्या आपकी समस्या है, क्यों आपको आलू के उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ें आप पूरी मुझे लिख के भेज दें। मैं परीक्षण कराने के बाद उस पर उचित कार्रवाई करूंगा और आपको अवगत भी करा दूंगा। बिल्कुल मंत्री जी, आगे बढ़ते हैं। आलू की अभी इन्होंने भी बात करी। आलू से संबंधित एक चीज़ मैं भी जानना चाहती हूँ। आलू, प्याज और टमाटर अभी तक ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत इन पर काफ़ी फोकस किया जाता था, लेकिन अभी वित्त मंत्री ने जिस तरह से कहा कि टॉप टू टोटल अब नीति फॉलो होगी और इसमें जो तमाम चीज़ें हैं, फल सब्जियाँ, उनको भी जो पेरिशेबल हैं उनको भी इसमें लाया जाएगा। यानी कि अब आगे चलकर इसको लेकर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना पड़ेगा। आज अगर आप देखेंगे सवाल ये है, जैसे आपने कहा, मैंने इसलिए इनसे पूछा कि आलू का उत्पादन कितना है, क्योंकि इस पर अब गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है कि जो उत्पाद हमारा है हम उस पर वैल्यू एडिशन के लिए क्या कर सकते हैं। मसलन आलू के चिप्स बनाकर अगर बहुत उत्पादन है, माना आलू के हमने चिप्स बनाने का अगर प्लांट लगा दिया तो चिप्स के माध्यम से कई गुना बेहतर दाम आलू का मिल जाएगा, क्योंकि हमारा पहाड़ के आलू में टेस्ट भी डिफरेंट है। आप देखते हैं दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, पहाड़ का आलू और मैदान के आलू में जमीन आसमान का अंतर है और दाम में भी काफ़ी अंतर है। तो ऐसी स्थिति में उसके उत्पादन से उसको वैल्यू एडिशन करा के, इसीलिए अब जो नया आपका पैकेज दिया है इसमें प्रोसेसिंग सेक्टर पे बहुत बड़ा फोकस किया गया है कि स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग सेक्टर बनाकर उत्पाद की वैल्यू एडिशन करके किसान की आर्थिकी को मजबूत किया जाए। बिल्कुल, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, इस पे दोबारा होंगे। सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और कहाँ से आप फोन कर रहे हैं, जानकारी दीजिए। सादर नमस्कार मैम, माननीय मंत्री जी को जी अपना नाम बताइए सर। आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो मंत्री जी, वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग को लेकर आप जानकारी दे रहे थे। मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि आपका मंडुआ है, आप देख रही हैं मंडुए में बिस्किट्स बन रहे हैं, सेरेलक मंडुए का आया है, सिवाई आई है मंडुए की। तो हमें अपने विभिन्न उत्पादों पे वैल्यू एडिशन पर फोकस करना पड़ेगा और वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की आवश्यकता है। अब अदरक है और वैल्यू एडिशन में कहीं ना कहीं और लोग भी जुड़ जाएंगे उससे। निश्चित रूप से वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड भी होगा, हमारे किसान को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में एस्टेब्लिश करेगा लोगों के अंदर, क्योंकि इसमें आपको अगर पूरी वैली में, जैसे मेरे यहाँ मेरी विधानसभा में अदरक का उत्पादन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, तो जो उनका शोषण था और अदरक के जो बहुत कम दाम उन्हें मिल पाते थे, आज बेहतर से बेहतर दाम उनको मिल रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आकर के सारे लोग अपना अदरक लेके आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको देहरादून की मंडी में लाती है, तो जो उनको आगरा खाल में रह के दाम मिलता था उससे कई बेहतर दाम उन्हें मिल रहा है। तो मैंने इसीलिए कहा कि आज, और अगर हम, मेरा विचार ये है कि हम वहीं पर अब जो बाय प्रोडक्ट्स हैं अदरक के, उनकी प्रोसेसिंग यूनिट अगर हम वहाँ लगा देंगे तो उनको और बेहतर दाम मिलेगा।
तो आज हर उत्पाद के वैल्यू एडिशन पे जाने की आवश्यकता है। इसीलिए आपने देखा कि आज तक उधम सिंह नगर तो हमारे देश में प्रोसेसिंग सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन हमारे जो पर्वतीय राज्य में जो सब्जियां जो ऑर्गेनिक भी हैं, जो फल जो ऑर्गेनिक भी हैं, उत्पादन होने के बावजूद हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट नहीं थी। मुझे खुशी है कि हमने पहली बार इस राज्य में पर्वतीय क्षेत्र में जौनपुर जो टिहरी गढ़वाल का विकास एक ब्लॉक है, उसमें नौथा में हम लोग एक प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाने जा रहे हैं जो 24 करोड़ की कीमत का निर्माणाधीन है। उसके बाद उसमें 5 यूनिट्स लगनी है, तो करीबन आप लगा लीजिए कि 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की स्थिति में वो रहेगा। और स्थानीय उत्पादकों का उत्पाद जो है उसको कहीं ना कहीं उचित दाम मिलेगा और उस पर वैल्यू एडिशन की कार्रवाई की जाएगी। तो आज प्रोसेसिंग सेक्टर को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे यहाँ आपदाग्रस्त राज्य है। अभी लोगों ने कहा साहब अतिवृष्टि हो गई, ये अतिवृष्टि कोरोना के कारण नहीं हुई। इस राज्य में हर साल अतिवृष्टि होती है, ओला गिरता है। विगत वर्ष ही हमने करीबन हॉर्टिकल्चर सेक्टर में 45 करोड़ का इंश्योरेंस बांटा। लेकिन किसान को नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। उसका कारण क्या था? हमारे यहाँ जो बीमा योजना है, फसल बीमा योजना, इसमें मैदानी क्षेत्रों में तो मानक न्याय पंचायत का है और पर्वतीय क्षेत्र का मानक तहसील का है। और जो रूल्स हैं उसके हिसाब से जब बेसिक यूनिट में 33% का नुकसान होगा तब एलिजिबल होंगे वो इंश्योरेंस के। तो इतनी विशाल तहसील में अगर 15 गांव बर्बाद भी हो गए तो वो तहसील का एवरेज 33% नहीं हो पाता, तो उनको बेचारों को मुआवजा नहीं मिल पाता था। इसी तरह अतिवृष्टि से अगर सेब का नुकसान हो गया, वो उसका वो इंश्योरेंस में कवर नहीं था। तो हमने विगत वर्ष पहली बार तो हमने सेब की खेती को अतिवृष्टि को इंश्योरेंस में शामिल किया। यही कारण भी रहा कि हमने जब अपनी बिडिंग की तो बहुत कम हम पे बीमा की कंपनियां आई, क्योंकि पूरे देश में अतिवृष्टि कहीं भी से नुकसान बीमा में कवर नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी ये फ्रूट बेल्ट थी और अतिवृष्टि बहुत ज़्यादा होती थी, हमने इसको आउट ऑफ द वे जाके अतिवृष्टि को भी शामिल किया। तो एक तो हमने उसको ये बचाया। दूसरा, मुझे इस बात की खुशी है कि हमने इस वर्ष किसान भाइयों को उनके नुकसान का भरपाई हो सके, हमने विगत वर्ष निर्णय लिया था कि हम जो डिस्पैरिटी है मैदान और पहाड़ में तहसील और न्याय पंचायत की, इसको बराबर कर देंगे। और सर, इस पे आऊंगी दोबारा। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं। जी, आपसे निवेदन, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और अपना नाम बताएं। नमस्ते। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं, सवाल करें, टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें। हाँ, मैं बोलिए। मेरा नाम माधवर सिंह है, मैं पौड़ी गढ़वाल के कुल्हाड़ गांव से बोल रहा हूँ जी। और मंत्री जी को प्रणाम मेरा। प्रणाम भैया माधवर सिंह जी। हाँ सर, मैं जरा ऐसा पूछना चाह रहा हूँ सर, मैंने 2019 का रजिस्ट्रेशन हो रखा है मेरा, फरवरी का। काहे का रजिस्ट्रेशन? किसान सम्मान निधि के लिए। किसान सम्मान निधि के लिए 2000 कब? 2019 फरवरी का। अच्छा। और सर उसमें मेरा बैंक अकाउंट ही शो नहीं हो रहा, जबकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे, पटवारी के थ्रू, ग्राम पंचायत मंत्री के थ्रू, सब जगह जमा कर रखे मैंने, मगर मेरे को अभी तक मेरे को पैसा नहीं मिला सर। उसमें अकाउंट नंबर ही नहीं आ रहा सर मेरा। अकाउंट नंबर आपका आया हुआ है? हाँ जी, उसमें अकाउंट नंबर नहीं आ रहा, आधार नंबर तो आ रहा है, मगर ये लोग, मैंने इनसे पता किया है तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से ठीक होगा नहीं, अभी होगा नहीं, ये कहाँ से होगा? ठीक है सर, इसके बारे में पता करना था। अच्छा, आप ये काम करिए, मेरा टेलीफोन नंबर आ रहा है आपके स्क्रीन पे? हाँ सर। जी हाँ सर। मेरा नंबर नोट करके उस नंबर पे आप अपना पूरा डिटेल नोट करा दीजिए। ठीक सर। मैं जिलाधिकारी पौड़ी से बात करने के बाद आपको बता दूंगा कि आखिर क्या इसमें इसका समाधान क्या हो सकता है। हाँ जी, उसमें बैंक का अकाउंट नंबर नहीं आ रहा सर, उसमें खाली आधार नंबर आ रहा है, उसका अब वो सुधरेगा नहीं बोला। मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि आपके प्रकरण की मेरी जानकारी में अभी आपसे आपने बोला तब आ रहा है, मैं इसका तत्काल समाधान नहीं निकाल सकता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि टेलीफोन नंबर आप पे दे रहा हूँ जो है, उसको नोट करके। बिल्कुल मंत्री जी, टेलीविजन स्क्रीन पर आपका नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, फोन कर करके आप बता दीजिएगा। उसके बाद मैं अपना पूरी समस्या नोट करा दीजिए, मैं उसके बारे में मालूम करने के बाद आपको टेलीफोन से सूचित कर दूंगा। ठीक, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मंत्री जी, तो अगला सवाल मैं यहाँ जाना चाहती हूँ कि वित्त मंत्री ने अभी हर्बल खेती को लेकर भी 4000 करोड़ की इस राहत पैकेज में घोषणा की।
हर्बल खेती की अगर बात करें तो उत्तराखंड में काफ़ी उस चीज़ की हर्बल खेती की जाती है और मांग भी दुनिया भर में है। ऐसे में सर जानना चाहेंगे, ये भी एक अवसर है क्योंकि प्रवासी अब इतनी संख्या में आ रहे हैं और कृषि एक ऐसा मैं कहती हूँ सेक्टर है जहाँ पर एकोमोडेट उनको करना पड़ेगा भी और उनकी इच्छा भी होगी। तो ऐसे में हर्बल खेती के जरिए किस तरह से आप आगे देखिए, हर्बल खेती की हमें बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत काम इस पर नहीं हुआ। हमारी सरकार बनी तो हमने राज्य में अटल हर्बल मिशन के नाम से एक नई योजना प्रारंभ की, लेकिन जो आउटपुट है, जो पोटेंशियल है, उसके हिसाब से आउटपुट नहीं है। बिल्कुल। तो उस पोटेंशियल को हम किस तरह करें, भारत सरकार ने बड़ा फोकस किया और इसीलिए हमने इस हर्बल सेक्टर में जो भारत सरकार ने घोषणा की है उसमें तकरीबन 113 करोड़ का हमने प्रस्तावित उनको किया है, जिसमें हम लोग पौधशाला बनाना चाहते हैं क्योंकि लोगों पे जो प्लांटिंग मटेरियल है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। लोग करना चाहते हैं लेकिन प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरा, जो इसमें हमारा किसान है उसको हर्बल फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं है, तो हमने इसमें एक वो किया है कि एक कंपोनेंट हमने ये भी रखा है कि इसके लिए हम एक ट्रेनिंग की शुरुआत करें ताकि लोगों को हर्बल फार्मिंग के लिए उनको ट्रेन किया जा सके और उसके हिसाब से काम करें। तीसरा, प्रोसेसिंग की नहीं है, अब आपने हर्ब्स पैदा कर दी, प्रोसेसिंग का नहीं है, तो हम इस सेक्टर में प्रोसेसिंग उसके भी स्थापना पे भी फोकस कर रहे हैं कि हम एक प्रोसेसिंग भी करें। और इसके अलावा जो मैकेनाइजेशन है, किस तरह से मशीनों के माध्यम से हम किसान को, जो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जिससे हमारे यहाँ जित पावर बीडर्स हैं, पावर टेलर्स हैं, फार्मर्स मशीन बैंक है, हम 80% सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण काम हमने निर्णय लिया वो था, इस राज्य में हमारा जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर में है और उसके व्यक्ति से हम उम्मीद करें कि पूरे राज्य के जड़ी बूटी के सेक्टर को कंट्रोल कर सके, संभव नहीं था। इसीलिए मैंने विगत विधानसभा में बाकायदा सरकार का पक्ष रखा और हमने कहा कि हम जो हमारे हाई एल्टीट्यूड वाले ज़िले हैं, मसलन पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली, इन तीनों जनपदों में हम अपने संस्थान की अलग अलग ब्रांच खोलने जा रहे हैं ताकि स्थानीय स्तर पर साइंटिस्ट जब रहेगा तो वो लोगों को ज़्यादा इंस्पायर कर सकता है हर्बल फार्मिंग के लिए। बिल्कुल सर, अब इस पर एक, क्योंकि समय कम है और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। हर्बल खेती पर आप लोग जो काम कर रहे हैं ये भी आपने जानकारी दी। एक फ़ोन कॉल भी यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त। अपना नाम बताइए और जल्दी से अपना सवाल रखिए। जी, आपसे निवेदन है अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। जी मैडम, मैं टेरी गढ़वाल से बोल रहा हूँ मैडम, प्रताप नगर ब्लॉक से बोल रहा हूँ। जी जी सर, अपना सवाल कीजिए। टेरी प्रताप नगर। हाँ, अपना नाम बताइए। प्रताप नगर भी सुन लिया, टेरी भी सुन लिया। दिनेश, मेरा नाम दिनेश शाह है, मैं पूर्व प्रधान यहाँ से बोला था, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि। जी दिनेश जी, सवाल कीजिए। सवाल ये है सर मैडम, सवाल यही है, माननीय हमारे कृषि मंत्री से मेरा एक सवाल है कि यहाँ हमारे जो बैंक है ये लोन देने में बहुत कतराते हैं। सर आपसे निवेदन है, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। मैडम सवाल ये है कि हमारी यहाँ जो ब्रांच है बैंकों में, तो ये लोन, किसी लोन देने से बहुत कतराते हैं। लोन संबंधित दिक्कत है, लोन लेना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा है बैंक क्या से। साजी, क्या दिक्कत है सर? क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, ये बैंक वाले जो है तो लोन देने से कतराते हैं। मतलब जैसे अभी लोग, अभी कोरोना जैसी महामारी चली है, लोगों के मतलब ये है कि अरे कृषि भूमि पर लोग आधारित है और इनसे अगर लोन की बात करें तो ये कई प्रकार की घुमाने वाली बात करते हैं बैंक वाले। ऐसा है साजी, देखिए कृषि में एक तो क्रॉप लोन है, जो हर फसली लोन जिसे बोलते हैं। फसली लोन में जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर उसको लोन सैंक्शन किया जाता है और उस पर मैं समझता हूँ हमने पिछली बार निर्णय लिया है कि जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है उसमें और आपके जो जिले स्तर पर बैंकर्स कमेटी होती है उसमें मानक जिले के अंदर तय किए जाते हैं कि कितनी ज़मीन पे कितना लोन हो। उसको बढ़ाने के लिए हमने निर्णय लिया है कि वो DLBC और SLBC की बैठकों में इसको बढ़ाया जाए। दूसरा, हमने देखा कि 3 लाख करोड़
का प्राविधान कृषि लोन में किया गया है किसानों के लिए कम ब्याज पर। इसके साथ साथ अभी मैं आपको मालूम है विगत वर्ष हम लोगों ने 1 लाख रुपया बिना ब्याज का और 5 लाख रुपए बिना ब्याज का समूह के आधार पर कोऑपरेटिव में हमने लोन की शुरुआत की थी दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत। और अभी निकट भविष्य में हम जो मीडियम टर्म लोन है उसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं ताकि काश्तकार की स्थिति बदले। तो लेकिन ये देखिए, निश्चित रूप से मान लीजिए चाहे आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू के द्वारा लोन लें या आप बैंक के द्वारा लोन लें या किसान क्रेडिट कार्ड आप पे होगा उसके माध्यम से लोन लें, इसकी कुछ औपचारिकताएं हैं। उसमें सबसे बड़ी औपचारिकता यह है कि आप डिफॉल्टर तो नहीं है, बैंक का पहला पैसा लेकर आपने पैसा न दिया हो, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर बैंक में अगर आप सारी औपचारिकताएं पूरी करते हैं और बैंक आपको जानबूझ के लोन नहीं दे रहा है तो आप मेरे नंबर पे पूरा विवरण बता दीजिएगा, मैं बैंक मैनेजर से बात करने के बाद आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल मंत्री जी, तो समय की कमी है और कहीं ना कहीं हम जो सवाल थे हमारे, एक अंतिम बात कहना चाहूँगा। बिल्कुल, जो मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ जो यूनिट इंश्योरेंस की थी, क्योंकि ये सीधे सीधे किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर आपदाग्रस्त राज्य होने के कारण, तो हमने निर्णय लिया था कि हम जो ये असमानता है उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में ख़त्म करें। लेकिन इसके लिए हमें 1000 पटवारी भरने की आवश्यकता थी, आर्थिक संसाधन थे नहीं, और ये निर्णय लेने के बावजूद हम इसका क्रियान्वयन नहीं कर सके। इस बार हमने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, हम क्रॉप कटिंग डाटा को आउटसोर्स करने जा रहे हैं। और जब क्रॉप कटिंग उसके लिए हमने बजट प्राविधान कर दिया है। जब क्रॉप कटिंग डाटा आउटसोर्स हो जाएगा तो हम पे ग्राम पंचायत वाइज क्रॉप कटिंग डाटा मिल जाएगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लेने जा रहे हैं कि जो मानक तहसील है उसको हम ग्राम पंचायत करने जा रहे हैं, ताकि अगर किसी भी ग्राम पंचायत में नुकसान 33% हो गया तो उसके काश्तकार को बीमा का जो है अधिकृत हो जाए। और इससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बदलाव उत्तराखंड जैसे आपदाग्रस्त राज्य में किसानों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मंत्री जी, और आपसे बहुत सारे सवाल करने थे, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि बहुत सारे लोगों ने कॉल किया और आपने उनकी समस्याओं का समाधान निकाला। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत सारी योजनाएं प्रवासियों से लेकर और जो उत्तराखंड सरकार और खासतौर पर कृषि विभाग करने जा रहा है उसको लेकर आपने तमाम जानकारी दी। आप कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगली बार एक और हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।